औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Junaid, are we all set? जी सर सर वी कैन स्टार्ट। And can you hear my voice loud and clear? जी सर वी कैन। Excellent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि यू ऑल मेड इट टू द इन्वेस्टर एंड कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन टुडे। और इसको कंडक्ट करने का जो मेजर रीजन था वो ये था कि एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था एजीपी का। उस इनिशिएटिव का प्रॉपर डिस्क्लोजर स्टॉक एक्सचेंज में जा चुका है। आप सबने पढ़ भी लिया होगा। और हमारी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि ये एक मर्जर की ट्रांजैक्शन है, और मर्जर की ट्रांजैक्शन और उसके अंदर कुछ हमारी सब्सिडरीज की अमेलगमेशन है। तो आई वांटेड के मैं आपको वो सारा जो हमने अरेंजमेंट किया है उसके बारे में तफसीली आपको बयान कर सकूं। तो इसका सेशन हम इस तरीके से रखेंगे कि आपको एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन हम आपको देंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे फोकस करेंगे। आपके जितने भी सवालात हों मर्जर्स के हवाले से, अमेलगमेशन के हवाले से, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के हवाले से, हम उसको भी आंसर करेंगे, प्लस कंपनी की परफॉर्मेंस और उसके ऊपर भी जो आपके क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी आपको जवाब देंगे। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आज एजीपी के मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त आपके साथ इंगेज्ड हैं इस कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में। सबसे पहले मैं अगर अपना तारुफ कराऊं तो मेरा नाम मोहम्मद कामरान नासिर है। मैं ग्रुप एमडी हूं ओबीएस का, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं एजीपी लिमिटेड का। मेरे साथ मोहम्मद कामरान मिर्जा हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ओबीएस ग्रुप के। जुनैद असलम हैं जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। मोहम्मद असद खान है, एंड मोहम्मद असद इज द कंपनी सेक्रेटरी। प्लस हमारे साथ हमारे कॉलीग्स दूसरे भी मौजूद हैं जो कि प्रेजेंटेशन में हमें असिस्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जो हम देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में, वी विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट कॉर्पोरेट प्रोफाइल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे, आपको मर्जर का ओवरव्यू देंगे, ओबीएस फार्मा का ओवरव्यू देंगे, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जुनेद। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानना। आगाज करूंगा तारिक मोइनुद्दीन खान साहब से, चेयरमैन भी हैं और मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं एजीपी ग्रुप के, ओबीएस ग्रुप के। उसके बाद कामरान नासिर, मैं अपना तारुफ आपको करा चुका हूँ। जफर इकबाल सुबहानी हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मलिहा पंकज हमारी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। कामरान निशात हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये चीफ एग्जीक्यूटिव है हमारे मुलर एंड फिप्स के, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और तकरीबन 13 13.5% शेयर होल्डिंग भी है उसकी एजीपी में। महमूद यार हराज ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और इनका ताल्लुक बोल्टोरो से है। बोल्टोरो भी एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के तौर पे एजीपी के साथ रहा है और अभी मौजूद है। मोहम्मद कामरान मिर्जा हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आपके साथ इस कॉल पे मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे पहले करा चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारी जर्नी के बारे में जरा सी रिफ्लेक्शन है कि 89 में एजीपी ने अपना कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया था। 91 के अंदर इलाई लिली के साथ उसका सेफलेस्पोरेन फैसिलिटी लगाने के लिए जॉइंट वेंचर हुआ। 95 के अंदर उसका यूसीबी, एक बेल्जियम की कंपनी है, वन ऑफ द बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनके साथ उनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और मार्केट करने का एग्रीमेंट हुआ। 2003 में इलाई लिली से सीक्लोर, जो कि डेडिकेटेड सेफलोस्पोरिन फैसिलिटी में एजीपी में बनता है, उसका राइट खरीदा गया। उसमें सीक्लोर भी था, कैफ्लेक्स भी था, कैप्सोल था, नेप्सिन था। 2007 में यूसीबी से रेजिक्स के ब्रांड राइट्स खरीदे गए। 2013 में 30% जो इलाई लिली का स्टेक था वो खरीदा गया। 2014 में ओबीएस ने, जो कि इस वक्त मौजूदा ग्रुप है, उसने एजीपी को खरीदा। 2016 के अंदर माइलन के साथ एग्रीमेंट हुआ उनके प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए पाकिस्तान में। 2018 में एजीपी जो है उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया गया। 2019 में हमने एक न्यूट्रास्यूटिकल प्लांट लिया। 2021 में हमने सैंडोज एक्वायर की, जिस कंपनी का नाम हमने फिर ओबीएस एजीपी रखा। और ये कंपनी हमने 2021 में एक्वायर की एज अ सब्सिडरी ऑफ एजीपी। फिर 2023 के अंदर हमने फाइजर के प्रोडक्ट्स की एक्विजिशन की, और इसकी कंपनी का हमने नाम रखा ओबीएस पाकिस्तान, और ये भी सब्सिडरी है आज के दिन में एजीपी की। तो जब आप एजीपी के रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको एजीपी एज अ स्टैंड अलोन कंपनी प्लस कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में उसकी दो सब्सिडरीज के रिजल्ट नजर आते हैं। एक सैंडोज पोर्टफोलियो है और एक फाइजर पोर्टफोलियो है। तो तीन कंपनियों को मिलकर ये एक कंसोलिडेटेड एजीपी का यूनिट बनता है। 2026 के अंदर हमने स्टाडा के साथ एक कोलेबोरेशन की है,
और उसमें हमने उनके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए हैं। और यहाँ से हम कंज्यूमर हेल्थ केयर का, स्किन केयर का पोर्टफोलियो जो है लॉन्च कर रहे हैं। उसकी अवेलेबिलिटी इस महीने में स्टार्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह आप उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में देखेंगे। और 2026 के अंदर ही हमने जेनेक्स और वायग्रा की मार्केटिंग राइट्स पाकिस्तान में लिए हैं। और ये ओरिजिनेटर ब्रांड्स हैं जिनको मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट जो है पाकिस्तान के अंदर वो एजीपी करेगा। सो जेनेक्स, ऑब्वियसली द नेम सेज इट ऑल, काफी मशहूर प्रोडक्ट है, ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है ग्लोबली। वायग्रा आप सब जानते हैं कि इसका नोटिस भी हमने स्टॉक एक्सचेंज में दिया था। और ये भी ग्लोबल ब्लॉकबस्टर ब्रांड है जिसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और जून के महीने में ये अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी तो आपको मेडिकल स्टोर्स के अंदर ये दोनों प्रोडक्ट अब बड़े आम तौर पे मिलते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। हमारे बारे में लिटिल अबाउट आवरसेल्व्स। उसके अंदर हमारे पास एजीपी ग्रुप के अंदर 135 ब्रांड्स हैं जो कि तकरीबन 280 प्लस एसक्यूज बनते हैं। 5 साल का जो हमारा कैगर रहा है वो 33% रहा है। हमारे 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सीजीएमपी प्लांट्स हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग हमारी A+ की है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस लास्ट 5 ईयर्स के अंदर हमारी 30 हुई है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज तकरीबन 3700 प्लस है। हमारा रेवेन्यू जो कि कंसोलिडेटेड लेवल पे लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2025 पे रिपोर्ट हुआ था वो तकरीबन 28.9 बिलियन का था। और हम ओबीएस ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि 7वां लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर। ये हम आपको कुछ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे हमारे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स, जिसमें एजोमैक्स है सबसे बड़ा, इसकी सेल 4.8 बिलियन प्लस है। रिजिक्स है, इसकी 4.3 बिलियन प्लस है। ऑस्नेट डी है 2.4 बिलियन प्लस। नॉर्वेस है 2 बिलियन प्लस। सीक्लोर है 1.8 बिलियन प्लस। स्पाजलर पी है 0.9 बिलियन प्लस आ रहा है, लेकिन मैट बेसिस पे ये बिलियन क्रॉस कर गया है। एनाफोर्टान प्लस है जो कि 0.8 बिलियन का है। जेटोफेन है 0.8 बिलियन प्लस। उर्सो इज 0.7 बिलियन प्लस। एंड कार्डोरा इज 0.5 बिलियन प्लस। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूँ तो ये सारे के सारे रिसर्च ओरिजिनेटर ब्रांड्स हैं। ग्लोबली भी आपको इन्हीं नामों से मिलते हैं। पाकिस्तान में स्पेसिफिकली और पाकिस्तान के अलावा कुछ जगह पे अफगानिस्तान और कुछ जगह पे श्रीलंका के राइट्स हमारे पास है। वहां पे इसको मैन्युफैक्चर, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। और ये जो लाइसेंसेस हमने एक्वायर किए हैं, जो हमने ये ब्रांड्स परचेज किए हैं, ये परपेचुइटी में परचेज किए हैं। इनकी कोई रॉयल्टी नहीं है, इनकी कोई आप फी पे नहीं करते। लेकिन जब आप इनको एक्वायर करते हैं उस वक्त जो आप वन टाइम पेमेंट देते हैं उसके बाद फॉर लाइफ ये ब्रांड्स फॉर दीज पर्टिकुलर टेरिटरी जिसमें पाकिस्तान है। फाइजर के पोर्टफोलियो में हमारे पास अफगानिस्तान भी शामिल है। तो आपके पास इन परपेचुइटी वो राइट्स आ जाते हैं कि आप इनको मैन्युफैक्चर करें, मार्केट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें फॉर दीज टेरिटरीज। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए जुनैद। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जरा सी हम बात कर लेते हैं। अगर आपने रिजल्ट को क्लोजली मॉनिटर किया हो तो आपने हमने फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट है वो तो इन्वेस्टर ब्रीफिंग में डिस्कस कर लिया था। कि हमने प्रॉफिटेबिलिटी जो पोस्ट की थी वो तकरीबन 3.75 बिलियन की थी। पोस्ट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल के, जो कि ईपीएस तकरीबन 13.5 रुपए की बनती थी। Q1 के अंदर हमारे जो टॉप लाइन था वो तकरीबन 6.8 बिलियन का था। इसी तरीके से अगर आप रेवेन्यू की साइड के ऊपर देखें या जीपी मार्जिन में देखें या ग्रॉस मार्जिन में देखें, एवरीथिंग रिमेन्स प्रीटी मच इंटैक्ट, सिवाय इसके कि क्वार्टर के अंदर हमें एक हल्की सी डिप नजर आई है। और उस डिप की जो मेजर रीजन है वो सीजनैलिटी होती है। और कभी कभार ऐसा सीजन आता होता है कि जिसके अंदर सीजन आपको इतना इम्पेटस प्रोवाइड नहीं कर पाता। और ये जरूरी नहीं है कि हर बार सीजन के साथ ये चीज हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ आपकी 4-5 साल में कभी कभार एक ऐसा सीजन आ जाता है कि जो कि आपको थोड़ा सा रिजल्ट के अंदर डिस्टर्ब करता है। प्लस देयर वर सर्टेन एक्सटर्नल चैलेंजेस, और वो एक्सटर्नल चैलेंजेस को हम कहते हैं दीज आर बियॉन्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। जिसके अंदर अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट का शटडाउन होना था, उसके अंदर एक जो वॉर लगी नेक्स्ट डोर, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ईद का जो सीजन आता है, जब भी कभी छोटी ईद या बड़ी ईद या मुहर्रम किसी क्वार्टर में पड़े तो उस क्वार्टर में सेल्स में एक इम्पैक्ट आता है। तो हमें जो नजर आ रहा था साल के शुरू में ही कि पहले 6 महीने में हमें ये वाले प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, मगर अगले 6 महीने जो कि हमारे सीजन से भी अलाइन करते हैं उसमें रिजल्ट्स आपको बहुत जबरदस्त किस्म के नजर आने का एक कभी इम्कान मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए जुनैद।
ये हमने एक ब्रीफ एनालिसिस दिया हुआ है कि किस तरीके से कंपनी की ट्रेजेक्टरी रही। आपको जो ब्लू में नजर आ रहा है ये एजीपी का पोर्टफोलियो है, जो आपको ऑरेंज में नजर आ रहा है ये सैंडोज का है, और जो ग्रे में नजर आ रहा है ये फाइजर का पोर्टफोलियो है। अब अगर आप देखें 2020 में एजीपी की सेल्स तकरीबन 7 बिलियन की थी, जो कि 2025 में तकरीबन 17 बिलियन पे चली गई हैं। ये सारी की सारी इंडिजिनस ग्रोथ के साथ 7 अरब से 17 अरब का जो टॉप लाइन अब हमने अचीव किया है एट एजीपी। 2021 में हमने सैंडोज एक्वायर की। जब हमने सैंडोज एक्वायर की तो उसकी सेल थी 1.8 बिलियन की। उसके बाद से हमने उसको ग्रो किया है और 1.8 से 2025 तक वो जो सेल्स है वो उठ के 8.2 बिलियन पे चली गई। इसी तरीके से जब हमने फाइजर एक्वायर की तो उसकी सेल्स थी 1.7 बिलियन की, और वो 2 सालों में 1.7 से 3.8 पे चली गई है। सो दिस गिव्स यू अ रिफ्लेक्शन कि हमारे पास जब हमने एमएनसी का पोर्टफोलियो एक्वायर किया है तो उसमें किस कदर इम्पेटस गया है, किस कदर हमारी तरफ से सेल्स एंड मार्केटिंग का पुश किया है, कितनी हमारी स्ट्रेटेजीज काम की हैं, और किस तरीके से हमने अपने आप को इंश्योर किया है कि वी हैव रिमेन्ड अहेड ऑफ द कर्व इन टर्म्स ऑफ द मार्केट ऑल्सो। कि मल्टानेशनल जब ऑपरेट कर रही थी उसने हमें सेल्स सैंडोज की 1.8 बिलियन पे दी, और हमने उनको 5 सालों में 8.2 बिलियन पे ले गए। इसी तरीके से फाइजर का पोर्टफोलियो जब हमने एक्वायर किया तो 2 साल पहले वो 1.7 बिलियन था, जिसको हम 3.8 बिलियन पे ले गए। और इंशाल्लाह इस साल के एंड में आप इसमें बतदरीज तरक्की देखते रहेंगे कि ये किस तरीके से ग्रो करेगा और आगे जाएगा। और नेचुरली हम जो कोई पोर्टफोलियो लेते हैं हमारी कोशिश होती है कि हम 3 साल के अंदर उसकी टॉप लाइन को डबल कर दें। ये आपको रिफ्लेक्शन जो है वो हर तरफ नजर आएगी, चाहे वो सैंडोज का पोर्टफोलियो हो, चाहे वो आपका फाइजर का पोर्टफोलियो, या चाहे वो आपका एजीपी का पोर्टफोलियो क्यों ना हो। वो भी तकरीबन 3 सालों में उसने भी लिटिल शॉर्ट ऑफ डबल उसने भी अपनी टॉप लाइन में ग्रो किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे नंबर्स थे जो कि रिपोर्टेड हैं 2025 के। जैसे मैंने बताया सेल थी 28.89 बिलियन की, और उसके बाद प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी वाज 3.7। वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन वाज 4.3, लेकिन क्योंकि हमारी उन दोनों सब्सिडरीज के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, इसीलिए उन सब्सिडरीज की कंसोलिडेशन के टाइम पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस होता है, और माइनस होने के बाद 4.3 बिलियन से प्रॉफिट जो रिपोर्ट होता है वो 3.7 है। उसी पे जो ईपीएस बनती थी वो 13 तकरीबन 3.5 के करीब बनती थी। मार्च का जो हमारा रिजल्ट था, हमारी टॉप लाइन तकरीबन 6.85 बिलियन की थी, और बॉटम लाइन जो हमने रिपोर्ट की वो 857 मिलियन वॉज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट कंपनी। बिफोर एनसीआई ये प्रॉफिट तकरीबन 968 मिलियन का था। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा जुनेद। अब आपको जरा हम मर्जर ओवरव्यू देने लगे हैं, और मर्जर ओवरव्यू में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो अंडरस्टैंड करना है कि जैसे मैंने बताया कि एजीपी की दो सब्सिडरीज हैं। एक सैंडोज पोर्टफोलियो था जिसका नाम ओबीएस एजीपी है, एक फाइजर पोर्टफोलियो था जिसका नाम ओबीएस पाकिस्तान है। इन दोनों में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। ओबीएस एजीपी के अंदर तकरीबन 35% के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। ओबीएस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 9% के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। अब जो हम मर्जर करने जा रहे हैं तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एजीपी की शेयर इशू हो जाएंगे। तो आपको कल को एजीपी एज अ कंसोलिडेटेड यूनिट जब मर्ज हो जाएगा तो उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। सो जितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे वो सारा का सारा एट्रीब्यूटेबल होगा टू दी एजीपी शेयर होल्डर्स। इसके साथ साथ एक और कंपनी थी जिसका नाम ओबीएस फार्मा। ये हमारा बेयर का पोर्टफोलियो है जो कि ग्रुप के अंदर था, लेकिन इसका एजीपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ये इसकी सिर्फ एसोसिएटेड कंसर्न थी। इसको हम बाय वे ऑफ मर्जर एजीपी के अंदर लेके आ रहे हैं। अब जो आपके सामने स्ट्रक्चर अगर आप इसको गौर करें, एटकिन स्टुअर्ट हमारी होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी डायरेक्टली एजीपी को 55.8% ओन करती है। अच्छा, एटकिन स्टुअर्ट की दो और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, एक है एस्पेन फार्मा जिसको वो 100% ओन करती है, और एक है ओबीएस फार्मा जिसको 80% ओन करती है। अब आप एजीपी को देखें तो एजीपी डायरेक्टली ओबीएस एजीपी जो सैंडोज पोर्टफोलियो था उसको 65% ओन करता है, और जो कि वियाट्रिस पोर्टफोलियो था या फाइजर बिजनेस था हमारा उसको 92% ऑलमोस्ट ओन करता था। तो ये सिचुएशन थी हमारी आज के दिन में, जैसे कि आपको आज नजर आती है। तो एटकिन स्टुअर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजीपी को तकरीबन 60.8% ओन करता है। 55.8 डायरेक्टली थ्रू द होल्डिंग कंपनी, एंड 4.79% थ्रू इट्स 100% ओन्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय द नेम ऑफ एस्पेन। और एस्पेन फॉर्मरली जॉनसन एंड जॉनसन बिजनेस था। अब हमने
ये जो दोनों सब्सिडरीज हैं एजीपी की, इस प्रोसेस के अंदर जो हमने अनाउंस किया मर्जर का, उसमें ये कंप्लीटली इसमें से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एजीपी के शेयर्स इशू हो जाएंगे और ये 1 यूनिट बन जाएगा। प्लस ये जो 80% ओन्ड ओबीएस फार्मा है, इसको भी शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे एजीपी के, और ये बिजनेस भी सारा एजीपी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये ओबीएस एजीपी, ओबीएस पाकिस्तान, ओबीएस फार्मा टुगेदर विद एजीपी वुड बिकम 1 यूनिट, जिसमें कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होगा और कोई भी अदर शेयर होल्डर नहीं होगा। इसकी रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं कि मर्जर के बाद आपको जो दिखेगा बिजनेस, वो कुछ इस तरीके से जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एटकिन स्टूवर्ट वुड बी दी होल्डिंग कंपनी जो कि एजीपी को ओन कर रही है, और उसके अंदर एजीपी के बिजनेस एसेट्स भी हैं। ओबीएस एजीपी जो कि सैंडोज पोर्टफोलियो था उसके भी हैं, ओबीएस पाकिस्तान जो कि फाइजर का पोर्टफोलियो उसके भी हैं, ओबीएस फार्मा जो कि बेयर का पोर्टफोलियो था वो भी आएगा, जेनेक्स और वाइग्रा की मार्केटिंग ऑथराइजेशन राइट्स होंगे, और साथ साथ जो ओबीएस फार्मा का जितना भी उसकी बैलेंस शीट पे लॉन्ग टर्म लोन होगा वो एजीपी के पास आ जाएगा। अब एटकिन स्टुवर्ट जो होल्डिंग कंपनी है उसकी टेक्निकली सिर्फ दो इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखेंगी, एक एजीपी जो कि लिस्टेड यूनिट में सब कुछ अमेलगमेट होके एक जगह पे हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 100% ओन एस्पेन जो कि जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन का पोर्टफोलियो है, वो अलहदा से दिखेगा। आज के दिन में अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग देखें तो एटकिन स्टुवर्ट के 156 मिलियन शेयर्स हैं, वो तकरीबन 55.8% ऑफ द शेयर कैपिटल बनता है एजीपी का। ये पोस्ट मर्जर 231 मिलियन शेयर हो जाएंगे और इनकी शेयर होल्डिंग 59.49% हो जाएगी। एस्पेन फार्मा के 13.4 मिलियन शेयर्स हैं, 4.79%। वो नंबर ऑफ शेयर्स 13.4 ही रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली रिवाइज शेयर होल्डिंग पे उसकी परसेंटेज 3.45 हो जाएगी। तारिक मोइनुद्दीन खान जो कि मेरे स्पॉन्सर शेयर होल्डर है, उनके जो डायरेक्टली शेयर्स हेल्ड है वो 6 लाख हैं, 0.21% बनते हैं, वो थोड़े से बढ़ के 6 लाख 4 होंगे, 0.16 पे जाएंगे। मुलर एंड फिफ्थ जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी है, इसके 37.9 मिलियन शेयर्स हैं। आज के दिन में इसकी परसेंटेज बनती है 13.5, जो कि पोस्ट मर्जर भी इसके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, लेकिन परसेंटेज 9.76 हो जाएगी। अदर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हमारे 71.829 है, उनकी शेयर होल्डिंग वैसी ही रहेगी, मगर उनकी जो परसेंटेज है वो 25.65 से रिड्यूस होके 18.48 हो जाएगी। ये 27.9% तकरीबन रिडक्शन है। न्यू शेयर होल्डर्स इसमें 33 मिलियन के आएंगे, जो कि कंपनी का तकरीबन 8.67% बनता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात सबके लिए जो जरूरी है वो ये है कि मर्जर को जिस तरीके से किया गया है, ये नोटिस में भी हमने काफी ज्यादा इस पे स्ट्रेस दिया था कि जब हमने सब्सिडरीज को भी न्यू शेयर्स इशू किए हैं, और जो एक कंपनी बायर की हम इसमें लेके आ रहे हैं उसको भी जो हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो जितने भी नए शेयर्स इशू हो रहे हैं वो 10.4 के मल्टीपल पे हो रहे हैं, जबकि मार्केट जो है प्रीवियसली 18 के मल्टीपल पे चलती रही। 31 दिसंबर पे तकरीबन को वो 16 के मल्टीपल पे थी, आज के दिन में वो 14 के मल्टीपल पे है। तो ये सब्सटैंशियल डिस्काउंट के ऊपर नए शेयर्स इशू हुए हैं, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ईपीएस में एक्चुअली एडिशन आए, और वो हम आगे जाके आपको स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, अगर मार्केट वैल्यू पे की जाती तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी ईपीएस में कोई एक्रीशन या कोई एडिशन उनको ना मिलती, और अगर मार्केट से ऊपर कर दी जाती तो एक्चुअली नेगेटिव हो जाता फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसमें हमने सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे किए हैं, जो कि 25 से 30% के दरमियान का डिस्काउंट बनता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में अर्निंग्स की साइड पे और ईपीएस के साइड पे एडिशन और एक्रीशन मिले। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। अब हमने 2025 31 दिसंबर, ये जो मर्जर की स्कीम है, ये बात नोट करना जरूरी है कि ये मर्जर की स्कीम इफेक्टिव होगी 1 जनवरी 2026 से। इसका मतलब है कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगी। 31 दिसंबर 2025 की जो रिजल्ट्स हैं, उससे आगे 1 जनवरी से आप समझे कि ये सारी कंपनीज जब कोर्ट से अप्रूवल आ जाएगा तो 1 जनवरी 2026 से आपको एमलगमेटेड नजर आएंगी। अगर मैं हिस्टोरिकल रिजल्ट्स जो कि ऑडिटेड हैं, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर सारी कंपनीज का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, तो 31 दिसंबर 2025 पे जो हमने रिजल्ट पोस्ट किए वो एजीपी कंसोलिडेटेड के 28.9 बिलियन के रेवेन्यू थे। इसमें अगर मैं ओबीएस फार्मा को ऐड कर लूं तो ये बन जाते हैं 37.5 बिलियन। तो अब आपको एक एडिशन नजर आ जाएगा तकरीबन 9 बिलियन का सेल के अंदर, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026, जिसको गुजरे हुए अब 5 महीने से ऊपर हो गए। इसी तरीके से हमारा जो एबिटा था
31 दिसंबर 2025 पे एजीपी का 8.6 था, क्योंकि उसी डेट पे हम ओबीएस फार्मा को और बाकी जो मिनोरिटी स्टेक ओबीएस एजीपी और ओबीएस पाकिस्तान में उसको एक्वायर कर रहे होंगे, तो ये बेटा उठ के चला जाएगा 11.8 बिलियन पे। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स ऑफ एजीपी, ये मैं हिस्टोरिकल 31 दिसंबर पे जो 3.7 बिलियन था, 31 दिसंबर 2025 पे 3.7 से उठ के 5.6 बिलियन पे चला जाता है। इसी तरीके से आपकी जो ईपीएस थी वो 13.3 से इंप्रूव होकर 14.7 हो जाती है। सो यही मैं एक्रीशन आपको बता रहा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ईपीएस जो है, क्योंकि हमने एक्वायर की कंपनीज और पोर्टफोलियो वो मार्केट मल्टीपल से डिस्काउंट पे किए हैं, इसीलिए आपको ये पोस्ट स्कीम उसी डेट के ऊपर ईपीएस में एडिशन नजर आ रहा है फ्रॉम 13.3 टू 14.7। और ऐसे ही अगर आप फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो एजीपी का 3.1 बिलियन का है, जो कि बढ़ के 3.1 का ईपीएस है, जो कि बढ़ के 3.9 पे चला जाएगा अगर मर्जर इफेक्टिव हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो कोर्ट के अंदर जाएगा अप्रूवल के लिए, और जब अप्रूव होगा तो उसके बाद ये आपको क्वार्टरली रिजल्ट में इंक्रीज नजर आएगा। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी का जो है वो 8.2 से उठ के 15.9 पे चला जाएगा पोस्ट की। आगे हम आपको जरा बाकी चीजों पर तफसीलत बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पाएगा जुनेद। मर्जर के जो आपको स्ट्रेटेजिक सिनर्जीज मिलती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सिनर्जीज। अच्छा, इस बात को गौर में रखिएगा कि कोई भी सिनर्जी को हमने कहीं पे भी किसी भी कैलकुलेशन में जो कि हिस्टोरिकल है या जो कि फ्यूचर है उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया, टू लीव इट एज अ पॉजिटिव सरप्राइज फॉर द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। और इसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब यूनिट कंसोलिडेट करें तो सप्लाई चेन एफिशिएंसीज ठीक ठाक होती है, आपकी रेगुलेटरी कंप्लायंस कॉस्ट गिर जाती है, आपकी टॉप के ऊपर भी जो कॉस्ट होती है वो सिमट जाती है, और उन सब के फायदे आपको क्रॉस फंक्शनल आपको अपनी टीम्स में नजर आना शुरू हो जाते हैं। मार्जिन विजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, आपकी ब्रांड सिनर्जीज और मार्केट एक्सपेंशन बहुत ठीक ठाक हो जाती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आप एजीपी का रिजल्ट देखें तो एजीपी के जो लास्ट 6 महीने होते हैं वो पहले 6 महीने से बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि हमारा जो सीजनल प्रोडक्ट हैं वो बड़े हैं, जिसमें रिजेक्स है, जिसमें एजोमैक्स है। ओबीएस फार्मा जब इसमें मर्ज होगी तो उसके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो कि आपके जो पहले 6 महीने हैं उसको बैलेंस कर रही होगी टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि उसकी सीजनैलिटी आखिरी 6 महीनों में नहीं है, और शुरू के 6 महीनों में उसके पोर्टफोलियो की जो स्टेबिलिटी और जो ग्रोथ है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी इन आर रिजल्ट्स, कि हमारी जो वेरिएशन आती है उसमें कमी आएगी सीजनैलिटीज के अंदर। एक्सेस टू कैपिटल एंड ग्रोथ फाइनेंस ऑब्वियसली एक बड़ी बैलेंस शीट होगी, एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकल नंबर में वो तकरीबन 37.8 बिलियन के करीब के आपके रेवेन्यूज हो जाएंगे। तो वो दोज रेवेन्यूज हम आज के दिन में 15वीं पोजीशन पे हैं इक्विया में, और हम टॉप 10 में आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दी ओवरऑल फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप, और हमारा ग्रुप नंबर 7 पे होगा। कमर्शियल एंड मार्केटिंग एफिशिएंसी है। इसी तरीके से डुप्लीकेट रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी कॉस्ट आपकी खत्म हो जाती है, और पॉजिटिव मार्केट परसेप्शन एंड शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन मिलती है आपको। बहुत सारे इन्वेस्टर से जब हम पहले ब्रीफिंग्स किया करते थे तो वो क्वेश्चन करते थे कि आपका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसका जवाब हम देते थे कि जब हम कंपनी एक्वायर करते हैं तो एक एसपीवी क्रिएट करते हैं, उसमें 25% इक्विटी इंजेक्ट करते हैं, 75% डेट लोड करते हैं, 5 से 6 साल में कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर लेती है। सो वी वांटेड टू कम टू दैट पॉइंट कि जहां पे जाके हम एक इफेक्टिव मर्जर करके इसको 1 यूनिट पे ले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी बातें हम इन्वेस्टर से पिछले काफी सालों से करते रहे, लेकिन दिस इज द ईयर व्हेन दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू विल सी कि द रिजल्ट्स इन फ्यूचर are going to be excellent for the existing shareholders in terms of EPS growth, in terms of top line growth, in terms of all the growth parameters that you come across as investors, कि आपको हर जगह पे एक खातिर खा जबरदस्त किस्म का इजाफा नजर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पाइएगा। मर्ज एंटिटी का जो लॉन्ग टर्म डेट है उसकी हमने मैपिंग कर दी कि 2025 में 31 दिसंबर पे वो 15.9 बिलियन है, 2026 में 11.9 रह जाएगा, 27 में 8.3, इसी तरीके से 28 में 5, और उसके बाद 29 में 2, ग्रेजुअली दिसंबर 2030 तक ये डेट जो है ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। ओबीएस फार्मा का ओवरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आपको वो दें, क्योंकि अगेन ये बेयर थी कंपनी,
और बेयर का जो स्टार प्रोडक्ट्स रिसर्च ब्रांड्स हैं वो हमने इसमें एक्वायर किए, वो ब्रांड्स भी आपको दिखाते हैं। लास्ट ईयर जो उसने क्लोज किया, इसका जो टॉप लाइन था वो 8.7 बिलियन का था, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 1.4 बिलियन की थी। इसमें 3 एकड़ प्लस की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, विच इज अ डेडिकेटेड हार्मोनल फैसिलिटी इन पाकिस्तान। और ये वन ऑफ द काइंड थी, वन ऑफ द फर्स्ट थी जब ये लगी थी। और इसके जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो 52% पे थे, जो हमने लास्ट रिपोर्टिंग की है। जब हमने कंपनी एक्वायर की तो इसके ग्रॉस मार्जिन 38% पे थे। हम इसको 1.5 साल में 52% पे ले आए, और इस साल इंशाल्लाह इसको तकरीबन कोई 57-58% और क्लोज टू 60% पे ले जाने का हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह, विद द हेल्प ऑफ all the colleagues who are working day and night tirelessly into how to bring these margins in line with what AGP's margins are, वो हम अचीव करेंगे। Women's health portfolio में this is the best portfolio that you can come across in the market. एक्चुअल जो विमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें प्री टर्म बर्थ प्रिवेंशन, गाइनी इन्फेक्शंस, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, कैल्शियम, आयरन, इसी तरह फर्टिलिटी का पोर्टफोलियो, मेल सेक्स हॉर्मोन्स और कंज्यूमर डर्मा का पोर्टफोलियो, ये सारी कॉम्प्लीमेंट करेगी टू एजीपी। एजीपी में आज के दिन में जो विमेन हेल्थ केयर का पोर्टफोलियो था बहुत स्ट्रांग था, लेकिन सप्लीमेंटल था। ये हार्ड कोर थेरेपीज है, और आगे जब मैं आपको उनके प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। और पाकिस्तान के अंदर एजीपी से बेहतर वुमेन हेल्थ केयर की कंपनी कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, विद द एडिशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो। और इसके साथ साथ हमें कंज्यूमर के अंदर और डर्मा के अंदर एक पेनिट्रेशन मिल रही है, और वो भी एक नया सेगमेंट होगा। खासतौर पे जैसे मैंने बताया, हमने स्टार्डा को भी ऑनबोर्ड किया है टू पेनिट्रेट इनटू द कंज्यूमर हेल्थ केयर साइड, स्पेसिफिकली स्किन केयर एंड अदर एरियाज, डर्मेटोलॉजी की साइड पे। सो दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ बिग बूस्ट अलोंग साइड जो जेनेक्स और वयाग्रा की हमने लॉन्च की है, जिसका मार्केट में इस वक्त काफी शोर भी है, काफी नॉइज भी है। एंड वी बिलीव कि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये इन अ क्विक टाइम बिलियन बिलियन प्लस के हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपको ये नजर आएगा कि दोनों ब्रांड जो अपनी सेल्स में बिलियन के बेंचमार्क को, जो कि हम लोकल साइड में जिसको ब्लॉकबस्टर कहते हैं, उसको अचीव करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा जुनैद। ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हम ओबीएस फार्मा की क्वार्टर की रिजल्ट दिखा रहे हैं। तकरीबन 2.7 बिलियन की सेल थी, और 530 मिलियन का इसने इस क्वार्टर पे प्रॉफिट दिया था। हमारी तमाम कंपनीज का ऑडिटर जो है वो सेम है, दैट इज ग्रैंट थॉर्टन। और जब ये स्कीम मर्जर की इफेक्टिव हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये सारे रिजल्ट्स आपको इफेक्टिव 1 जनवरी 2026, इसी साल की जनवरी से आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा जुनेद। ये हमारा पोर्टफोलियो है जो कि खास तौर पे बेयर का है। ग्रेवी बनान हमारी स्टार ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है। ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव प्री टर्म बर्थ के प्रिवेंशन के लिए पाकिस्तान में पॉपुलर ड्रग है। इट्स ओरिजिनेटर रिसर्च ब्रांड, इसकी सेल इस वक्त 3.2 बिलियन पे है। इसी तरीके से प्रीमिल्यूट एन है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन में इस्तेमाल होती है, और ये वन ऑफ द काइंड है। इन दोनों सेगमेंट्स में ग्रेवी बनान का अपनी मार्केट में तकरीबन 99% शेयर ग्रेवी बनान अकेले का है। इसी तरीके से प्रिमिलिट एन की जो मार्केट है उसमें 80% मार्केट शेयर जो है वो अकेला प्रिमिलिट एन का ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन में ये 2 बिलियन प्लस जो हम आपको दिखा रहे हैं, नॉर्मली हज उम्रे पे जब खवातीन जाती हैं तो दिस इज अ मेडिसिन ऑफ चॉइस, जो कि हर खातून जरूर कैरी करती है अपने साथ, ताकि उसको हज में और उम्रे में किसी किस्म की डिसरप्शन फेस ना करनी पड़े। सिप्रोक्सिन अगेन, दिस इज द ओरिजिनेटर रिसर्च ब्रांड, जो कि 1.3 बिलियन का है। उसके बाद ये कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन डेफिशिएंसी, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जो हीमोग और यूकॉग है, ये हार्मोनल थेरेपीज हैं जो कि हमने ओबीएस फार्मा में लॉन्च की हैं। दे आर डूइंग एक्सीलेंट। यूट्रोजेस्टान, ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है बेजॉन्स के साथ। और ये जो कंपनी है, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, वन ऑफ द बिग जायंट्स। और ये वुमेन हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी ग्लोबली मानी जाती है। तो इनके साथ हमने अपनी कोलैबोरेशन की, और उनका ये प्रोडक्ट जो है हमने आज से कुछ साल पहले लॉन्च किया था, और ये इस साल के एंड तक तकरीबन 200 मिलियन की टॉप लाइन अचीव कर जाएगा। सो वी आर गोइंग वेरी गुड ऑन दिस साइड। इसी तरीके से हमारे मिनरल सप्लीमेंट्स, मेनोपॉजल सिम्टम्स में जो ये जेल्स यूज हो रही हैं, ये सारी की सारी हमारी बहुत सारी अच्छी जा रही है। जुनेद नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। मेल सेक्स हार्मोन्स के अंदर हमारे प्रोविरॉन है, इसी तरीके से टेस्टिविरॉन है, नोक्टामिड है, और ये बाकी सारी जो आपको सिप्रोक्सिन की इन्फ्यूजन यूरिनरी रिटेंशन के अंदर, रीनल फंक्शन में, एंटी मरीलियल में रेसोचीन। ये रेसोचीन बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग थी, इसका हार्डशिप केस गया हुआ था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया फ्रॉम ट्रैप। इट इज नाउ लाइंग विद द कैबिनेट, एंड वी आर होपिंग कि ये आने वाले
कुछ हफ्तों में हमें इसकी अप्रूवल मिल जाएगी। ये कुनीन की गोली के नाम से मशहूर थी, अगेन अ ब्रांड दैट हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर, क्योंकि मलेरिया इन्फेक्शन पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और ये उसकी चॉइस ड्रग हुआ करती थी बैक इन द डेज, जब तक इसकी अफोर्डेबिलिटी थी। जब इसकी कॉस्ट कंट्रोल से बाहर हुई और गवर्नमेंट ने आगे से प्राइस नहीं दी क्योंकि एसेंशियल में फॉल करती थी, तो हमें प्रॉब्लम ये आना शुरू हुआ, बल्कि बेयर को ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि इसकी प्रोडक्शन उन्होंने बंद कर दिया, उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। लेकिन इस साल से यू वुड फाइंड दिस मेडिसिन इंशाल्लाह विद रिवाइज प्राइसिंग, जहाँ पे मार्जिन भी सिक्योर हो जाएंगे, आपको काफी अच्छी मिकदार में दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जुनेद। इसी तरीके से हमारी जो डर्मा का पोर्टफोलियो है उसके अंदर, और स्किन केयर में इरिटेटेड स्किन में ट्रावोकॉट क्रीम है, एक्नी ट्रीटमेंट में स्किनोरेन है, वेरियस स्किन कंडीशंस के अंदर हमारी ये बाकी जो मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फूड एंड वेजाइनल इन्फेक्शंस, हेयर हेल्थ, एक्नी एंड स्किन डिस्कलरेशन, बॉडी लोशंस। सो दिस इज द पोर्टफोलियो दैट वुड बी एक्वायर्ड बाय एजीपी थ्रू अ मर्जर और थ्रू शेयर इशुएंस। और उसकी डिटेल मैं आपसे वैसे ही शेयर कर चुका हूँ, बट इन अ नट, ओरिजिनेटर रिसर्च ब्रांड्स जितने स्ट्रॉन्ग आपको एजीपी ग्रुप में नजर आएंगे, पाकिस्तान की किसी फार्मा में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है। और इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो मल्टीनेशनल्स के ओरिजिनेटर रिसर्च ब्रांड्स हैं, जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनका इन पे कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हमने यही कंपनीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक्वायर की, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं सिस्टम्स के साथ, उन्हीं प्रोसेसेस के साथ, उन्हीं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि ग्लोबली और इंटरनेशनली बेंचमार्क किए जाते हैं, या उनको फॉलो किया जाता है, या उसके ऊपर हमें कंप्लायंस देनी होती है। सो विद दैट आई थिंक कि इसकी ग्रोथ जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में यू विल विटनेस दैट दिस वुड बी फिनोमिनल इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए जुनेद। सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंटेशन। बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर मैं कुछ चीजें आपको वैसे ब्रीफ कर दूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी एक्सरसाइज हुई मर्जर की, इसमें सबसे सेंट्रिक गोल ये था कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको वैल्यू एक्रीशन मिले। और इसमें एक कॉम्प्रोमाइज होता है एट द एंड ऑफ द मेजर स्पॉन्सर शेयर होल्डर एंड द अदर शेयर होल्डर्स। क्योंकि जाहिर है कि अगर हम ओबीएस फार्मा को स्टैंड अलोन आईपीओ कर देते तो हमें मार्केट मल्टीपल बहुत स्ट्रांग मिल जाता, शायद मार्केट से बेहतर मिल जाता, और हम 18-20 के मल्टीपल पे चले जाते, 22 के ऊपर चले जाते, क्योंकि वो पोर्टफोलियो इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग है और उसकी जो ग्रोथ है अगले 3-4 सालों में वो नजर आती है कि दैट विल रिमेन वेरी रोबस्ट एंड वेरी स्ट्रांग, क्योंकि उसके प्रोडक्ट अपनी अपनी क्लास के अंदर मार्केट लीडर्स हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ केसेस के अंदर वो एक्चुअली दे आर द मार्केट इटसेल्फ। जब आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो आप मार्केट में देखते हैं कि किस नंबर पे आता है उसमें और उनकी क्लास में, जैसे प्रेमल्यूट एन हो गया, ग्रेविग्रान हो गई, ये अपनी क्लास में दे आर दी लोन ऑपरेटर, और हर दफा मार्केट को इंक्रीज भी ये करते हैं और मार्केट साइज को डिटरमिन भी ये करते हैं। तो हमारा फोकस ये था कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जिनके साथ हमारा इतना साथ रहा है, एंड वी हैव सच अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कमिंग आउट वेरी ओपनली इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, इन टर्म्स ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट वी क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने जो इसकी एक्विजिशन बाय वे ऑफ शेयर्स थी उसको उस मल्टीपल पे किया कि जो मार्केट से सिग्निफिकेंट एक स्टीप डिस्काउंट पे था। वो कोई 5-10% का डिस्काउंट नहीं था, 15 का डिस्काउंट नहीं था, दैट वाज बिटवीन 25 to 30%। और ये तो मैं एजीपी के बेंचमार्क से बता रहा हूँ आपको, मार्केट के बेंचमार्क से ये 35-36% नीचे वैल्यू किया गया, जो कि मल्टीपल चल रहे थे। और उसका रीजन यही था कि जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग पे एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिले। सो आज के दिन में बोर्ड ने इसको अप्रूव कर दिया। बोर्ड के अप्रूवल के बाद इसकी तमाम अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। होने के बाद अब ये प्रोसेस जो है वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट इसकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेगा, विच वी आर एक्सपेक्टिंग विल बी हेल्ड सम टाइम बाय द एंड ऑफ जून। और जब वो ईओजीएम से सारी अप्रूवल्स हो जाएंगी, सो बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह, इन द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, इस स्कीम की अप्रूवल जब कोर्ट से हो जाएगी, तो फिर हम इंशाल्लाह जो एनुअल रिजल्ट 2026 का एजीपी का पोस्ट करेंगे, उसमें ये चारों की चारों एंटिटीज मर्ज होके एक ही हो जाएंगी। एंड यू वुड बी एबल टू विटनेस एंड सी इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की टॉप लाइन ग्रोथ और बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म की आपको बॉटम लाइन ग्रोथ नजर आएगी। हमारा आज के दिन में तो टारगेट हमने जो सेट किया हुआ फॉर मैनेजमेंट, कि हमने जहां 13.3 रुपए की ईपीएस दी थी, तो हम ये साल क्लोज करना चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये को 19-20 रुपए की ईपीएस को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। दिस इज आवर फोकस, दिस इज द इंटेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बाकी जाहिर है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, जो कि आपको
चीजें जो आप सोचते हैं वो वैसी ना हो, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का कितना रोल है, दिस इज समथिंग दैट ओनली टाइम विल टेल, बट अदरवाइज वी बिलीव दैट वी वुड बी ऑन ट्रैक कि हम इन रिजल्ट्स को अचीव करें, स्ट्राइव करें, एंड वी पोस्ट अ वेरी हेल्दी ग्रोथ in terms of EPS for the shareholders of AGP's consolidated unit. So this was about द प्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन आंसर पे चले जाएं तो जुनेद, आई हैंड इट ओवर टू यू। आप किसी ने अगर हाथ उठाएगा तो हम उससे सवाल डायरेक्ट पूछ लेंगे, जिन्होंने चैट बॉक्स में दिए हुए हैं तो उनके सवाल को भी ले सकते हैं। तो पहले आई थिंक लेट्स बिगिन विद इफ एनीबडी हैज रेज्ड अ हैंड, तो आप उसको अनम्यूट करके उनका सवाल सुन लें, और बाकी फिर अकॉर्डिंगली वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जी सर, इलियास अली हैज रेज द हैंड। हम इनको अनम्यूट कर लेते हैं and इनसे सवाल हम ले लेते हैं। अनम्यूट, इलियास आप अनम्यूट करके प्लीज सवाल पूछ लें। हाँ जी, हाँ जी, इनको इलियास, आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज। इनको अनम्यूट कर दिया। जी, छोड़ दो, वो कर दो उसको। Yeah, that's awesome. जुनेद, आपने उनको जी हाँ किया? अस्सलाम जी वालेकुम। इलियास। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है अभी? जी आ जी रही है इलियास सर। साहब आ रही। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी वेरी इलेबोरेट प्रेजेंटेशन। और खास तौर पे आपने बहुत सारी क्लैरिटीज दी हैं इसमें ना, जो मर्जर हमारा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें थैंक मेरा यू। एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि अभी इसमें हमारा जो है डेट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, जी। और उधर इक्विटी जो है वो हमारी तकरीबन 1 बिलियन से बढ़ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो ये बहुत ज्यादा रेशो नहीं है, कीपिंग इन व्यू के जो आप फरमा रहे थे कि हमारा जो है डिस्काउंट है काफी ज्यादा, जो भी न्यू उसके होंगे मर्जर कंपनीज के शेयर होल्डर्स को, तो वो सर इधर से कंपनसेट नहीं हो जाता है वो सम हो। अच्छा तो ये इलियास जरा साहब, काइंडली इस पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, एंड आई थिंक बहुत अच्छा एनालिसिस भी आपका। उसका जवाब ये है इन अ नटशेल के ये जितने मैंने आपको नंबर्स बताए ये उन डेट्स को पे करने के बाद के हैं। तो डेट के ऊपर नॉट ओनली दैट वी आर कंफर्टेबल, ये कंपनीज हमने जितनी भी आपको दिखाई नहीं, जैसे हम ओबीएस एजीपी अपने सैंडोज पोर्टफोलियो की बात करें, 5 साल पहले जब ये कंपनी एक्वायर की थी तो उस पर बहुत ही सिग्निफिकेंट डेट था, जो कि आज जुलाई के अंदर जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीएस फार्मा का जो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया 1.4 बिलियन का, उसी का डेट एजीपी में आ रहा है। वो सारी अपनी फाइनेंस कॉस्ट पे करने के बाद 1.4 की प्रॉफिटेबिलिटी दे रही थी। इस साल अगर ये मर्जर नहीं भी होता तो मैं सिर्फ स्टैंड अलोन बता दूं कि ओबीएस फार्मा जो कि बेयर का पोर्टफोलियो है, वो अपने तमाम डेट उतार के एंटिसिपेटेड है कि 2 बिलियन प्लस का प्रॉफिटेबिलिटी देगा। सो डेट का एक जो फायदा हमें होता है वो इस चीज का होता है कि जब भी आप डेट एक्वायर करते हैं तो आपको एक टैक्स शील्ड मिल जाती है। तो वो टैक्स शील्ड का बेनिफिट भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा, इन टर्म्स ऑफ कि आपका जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो नीचे आ जाता है, आपको अलाउबल। अदरवाइज आपका टैक्स का नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, और वो भी शेयर होल्डर्स के ईपीएस में ही। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस ये जितने मैंने आपसे नंबर शेयर किए ये तमाम इन डेट्स को सर्विस करने के बाद की सिचुएशन है। राइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी कैंडिड एक्सप्लेनेशन। और इंशाल्लाह ताला वी विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली जो आपने सिनर्जीज का जिक्र किया है वो इंशाल्लाह ताला अचीव होंगी, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह, एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द मैनेजमेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच इलियास सर, बहुत शुक्रिया। फिर हम जी जुनेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फ्रॉम कमेंट साइड से कर लेते हैं। इट्स फ्रॉम ग्रोथ सिक्योरिटीज उमे हानि की तरफ से, जिसमें शी इज सेइंग के फर्स्ट क्वार्टर 2025 से लोअर है हमारा फर्स्ट क्वार्टर 2026 का रेवेन्यू, यानी कि 7.1 बिलियन के अगेंस्ट वी आर एट 6.8 बिलियन। तो उसके लिए क्या वेरियस रीजन है जो आप एक्सप्लेन भी खैर कर चुके हैं, जैसे क्लाइमेट का आपने बताया था एंड और मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स आपने जिक्र किया था, तो उससे ये आंसर हो जाता है क्वेश्चन। हाँ बट इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर देते हैं। सो उमेहानी, 6.8 वर्सेस 7.1,
देखिए, दो चीजें आपने जहन में रखनी है। नंबर एक, आपको पता है कि पिछले साल चैप्टर क्लोज हो गया था अफगानिस्तान का। एजीपी इज दी ओनली कंपनी जिसने पिछले साल अपने अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट, सो दिस इज अ क्रेडिट दैट इज विद एजीपी अलोन। और उसकी वजह ये थी कि हम डॉलरेज एक्सपोर्ट थी, और जहां लैंड रूट बंद हुआ वहां पे हम बाय एयर हमने उस मार्केट को सर्व किया। उस मार्केट को सर्व करने में सर्टेनली 2025 में हमारी कॉस्ट इंक्रीज की तो मार्जिन इम्पैक्ट जरूर हुआ, मगर हम पकड़ी। इसी तरीके से इस साल में भी एजीपी अगेन इज वन ऑफ द कंपनीज जिसने फरवरी तक 1.2 बिलियन की अपनी एक्सपोर्ट का नंबर पकड़ा है। अब नेचुरली उसके बाद उन्होंने एयर रूट भी बंद कर दिया, मगर मैंने पिछले साल की ऑलमोस्ट 50% अपनी एक्सपोर्ट के नंबर्स को फिलहाल सेव कर लिया। एंड आई एम वेरी होपफुल कि ये जो सिचुएशन अफगानिस्तान की है इम्प्रूव करना है, और हमारी जो बॉर्डर है ये ओपन अप होगा, बिकॉज ये सर्वाइवेबल ना अफगानिस्तान के लिए नहीं है सबसे ज्यादा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी को हर चीज में सर्व करता है, तो दे हैव अ बिगर प्रॉब्लम। एंड व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम द रिलेटिव्स इज कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह होपफुली देयर वुड बी अ रेजोल्यूशन टू दिस मैटर। तो आपको वो स्पाइक जो है वो आखिरी 6 महीने में नजर आएगी। और प्लस जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें पहले 6 महीने में इस बार इस साल में थी, और पहले 6 महीने में आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी में नहीं दिखेगी दिखेगी कैलेंडर ईयर के। उसकी मेजर रीजन ये है कि तमाम छुट्टियां, तमाम ईदें, मुहर्रम, उसके अलावा ईरान की जंग, फ्यूल प्राइस का ऊपर जाना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ठीक है, ये सब लोगों को अफोर्डेबिलिटी में मैटर करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये सारी की सारी जो है इंडस्ट्री ने, और ये इंडस्ट्री में किसी का भी आप रिजल्ट देखेंगे आपको ये नजर आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक साइड के ऊपर और ग्रोथ की साइड के ऊपर ये हल्की सी प्रॉब्लम इस वक्त इन एज से कि दीज आर ऑल फैक्टर्स बियॉन्ड मैनेजमेंट्स कंट्रोल। जैसे कि सर्दियों का सीजन आया और बहुत जल्दी गुजर गया, उसमें इन्फेक्शंस बहुत कम रिपोर्ट हुई। इट इज गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि लोगों को ऐसा सीजन मिलता रहे कि जो कि अच्छा हो। लेकिन एक्चुअली किसी भी लाइफ साइकिल में ये वन ऑफ इवेंट होता है, जो कि 3-4 साल में कभी किसी एक सीजन में आ गया, कभी 5 साल में एक सीजन में आया, 5 साल में 2 दफा आ गया। हर दफा ये नहीं होता। तो क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड सीजन था, उसके अंदर रिपोर्ट कम आई ऑफ इन्फेक्शंस, तो ऑब्वियसली ऑफटेक कम हुई। तो अब ये एक नेचुरल रिजल्ट है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम आप पूरी इंडस्ट्री में देखेंगे तो जितना एंटीबायोटिक पोर्टफोलियो था उसके अंदर एक प्रॉब्लम नजर आई कि उसमें ग्रोथ कम थी या नेगेटिव थी। अच्छा, कहीं पे नेगेटिव थी, कहीं पे सीरियसली नेगेटिव थी, कहीं पे बड़ी माइनर सी थी। हमारे जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं वो हर जगह अपनी नंबर वन पोजीशन आज भी मेंटेन किए हुए हैं। दिस इज द गुड पार्ट विच गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स, कि जो ही आपको अगले 6 महीने में पोस्ट जुलाई से दिसंबर के बीच में सीजन मिलेगा और आपको अपनी सीजनैलिटी पे जब कैपिटलाइज करना होगा, तो यू वुड फाइंड दैट वी विल पोस्ट अ वेरी गुड नंबर। मगर पहले 6 महीने में ये चैलेंज है, वो दिखेगा भी, और जैसे दिखा भी है। जी जुनेद, जी नेक्स्ट। सर, मुझे हैंड रेजेस तो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही सर, हम कमेंट से ही ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फुजैल शोएब फ्रॉम के ट्रेड सिक्योरिटीज। इसमें सर गवर्नमेंट रिलेटेड जो प्रपोजल्स हैं रिगार्डिंग सीआरएफ के 1% ऑफ द प्रॉफिट जो हम सीआरएफ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, वी कैन यूज इट इन हाउस डिस्पाइट पेइंग इट फॉर द सीआरएफ। तो दिस दैट्स अ प्रपोजल एंड इट्स लाइकली प्रपोजल। तो इस पे हमारा पोटेंशियल इंडस्ट्री इम्पैक्ट क्या होगा? और फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, और बीइंग ओबीएस फार्मा प्रेजेंस इन अ वुमेन हेल्थ सेगमेंट, तो किस तरह मैनेजमेंट इसको एक्सेस करती है कि इस लाइक्लीहुड का, इस प्रपोजल का क्या इम्पैक्ट होगा? ये दो क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं और क्वेश्चन किसका था? सर। इट्स फ्रॉम के ट्रेड सिक्योरिटीज, फुजैल शुएब। Okay. Fuzail, excellent questions, both of them. I think you are keeping a good tap on the pharmaceutical industry. नंबर वन, सीआरएफ तो हमारे पास से जाता था टू द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और उनके पास एक्यूमुलेट होता था। तो हमारा एक, एक्चुअली ये उनका प्रपोजल नहीं है, हमारा प्रपोजल था। एंड दैट प्रपोजल सेट के इसको आपने अगर कहीं यूज करना है तो वो फार्मा की अपलिफ्ट में यूज कर लें, और वो अपलिफ्ट में उसको इस तरीके से यूज करें कि आप इन पैसों को बायो इक्विवेलेंस और मुख्तलिफ किस्म की चीजों में इंडस्ट्री को सपोर्ट करने में
यहाँ पे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज वन एरिया। सॉरी जुनेद, तुमने कोई चीज ऐड करनी है? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, ओके। सो सो ये प्रपोजल इस चीज का था क्योंकि वो तकरीबन 12 बिलियन से ऊपर का फंड जो है इस वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री के पास अंडर ट्रैप मौजूद है। अब उसकी कोई यूटिलिटी वैसे तो हो नहीं रही। तो हमारा उनसे कहना यह था, ये हमारा गवर्नमेंट को ये आस थी कि आप अगर चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो जाए। अब जैसे एक्सपोर्ट में हमने 31 मार्केट्स को कमर्शलाइज कर रहे हैं, जो कि अगले साल तक हमारी हो जाएंगी। हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई डाइवर्सिफिकेशन की, कि अफगानिस्तान हमारी तकरीबन 7 से 8% जा रहा था, जिसमें से तकरीबन 50% तो इस साल का हम ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। मगर हम आगे ये करना चाह रहे थे कि हम और मार्केट्स में पेनिट्रेट करें। इसका टाइम होता है, 2 से 3 साल लगते हैं उसके अंदर, और आपकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट इनकर होती है। उसकी रजिस्ट्रेशन कंट्रीज में उनके कंप्लायंस के मुताबिक या उनके रूल्स के मुताबिक बहुत हाई होती है। कहीं आपको टीम्स रखनी पड़ती हैं, कहीं बहुत सारे इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। लेकिन पिछले 2-3 साल में हम मुतहरिक थे, इसके अंदर काफी एडवांसमेंट की है। एंड यू वुड सी द रिजल्ट्स कमिंग इन द नेक्स्ट, जो कहते हैं ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि अपटेक होना शुरू हो जाएगी। और इसका ग्राफ जो होता है तो हमेशा पहले स्टार्ट ऐसे होकर अचानक ऊपर की तरफ जाएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम टू किक इन इंशाल्लाह इन 2-3 years टाइम, कि आपको वो साइड पिकअप करती नजर आएगी। तो प्रपोजल ये था कि ये 12 अरब एक्सपोर्ट रिलेटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने में अगर आप स्पेंड करें तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि आपके पास इसकी कोई यूटिलिटी है नहीं। तो दिस वाज दी सजेशन। और अगर ये अप्रूव हो गई तो 50-50 हजार डॉलर की एक प्रोडक्ट की बायो इक्विवेलेंस अब रिक्वायरमेंट आती है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, जिस प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करने की बातें करते हैं। सो वो वाले पैसे आपके वहां पे, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिल जाए ऑन द बेसिस के, ये सजेशन भी ये थी कि पहले हम इनकर कर दें, और अगर हम सक्सेसफुल हो तो गवर्नमेंट हमें रीइंबर्स कर दे। सो दैट वुड ब्रिंग द कॉस्ट डाउन। सो दैट कुड बी अ वेरी गुड थिंग, एंड इट प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू द एंटायर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, की जिसको भी एक्सपोर्ट में पेनिट्रेट करना है तो वो उस पर कैपिटलाइज कर सकता है। तो दिस इज वन। सेकंड जो आपका वो था रिगार्डिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, ये एक ग्लोबल फिनोमेना है आजकल, खास तौर पे विमेन हेल्थ केयर को सपोर्ट करने के लिए, खास तौर पे मदर्स दैट आर प्रेग्नेंट, बिफोर प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। सो ये मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो हैं, दिस इज द वे जिसको सपोर्ट बहुत सारी, जैसे कि बिल एंड गेट्स फाउंडेशन है और ऐसे बहुत सारे इदारे, उसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये वाले प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करते हैं कि आप इनको लॉन्च करें। और लॉन्च करेंगे तो हम आपसे इसकी ऑफटेक लेंगे आपके मुल्क के लिए भी, और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्ट्रांग हो कि कल को आप हमें दूसरी मार्केट्स के लिए भी दे सकें, तो हम आपसे ये परचेज करेंगे। सो इस साइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कि एजीपी ने काफी काम किया हुआ है। एजीपी इज इन टच विद बिल एंड गेट। एजीपी इज ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड कि हम इसकी अप्रूवल्स में जल्द अज जल्द जाएं। हमने उसके तमाम बेस वर्क अपना कंप्लीट किया हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसके अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या वन ऑफ द फर्स्ट व्यू टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट, हम उसमें भी आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारी क्वालिटी और कंप्लायंस लेवल जितने स्ट्रांग हो, फिर हम ये ऑफ टेक टू ये जो ग्लोबल आपके सीएसआर की बॉडीज हैं, उनको भी जब उन्होंने परचेज करना हो तो हम वहां से उनको सर्व कर सके। बी अ वेरी गुड एक्सपोर्ट एलिमेंट दैट ब्रिंग्स टू एजीपी, बिकॉज हम अपनी वुमेन हेल्थ केयर साइड को और कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम टॉप पे खड़े हुए हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामीन्स, जहाँ पे एलर्जीज आती है, वहां पे जो हमारा पोर्टफोलियो है पाकिस्तान में किसी और का ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है। तो हम उस स्पेस को किसी को जाने नहीं देंगे, बल्कि उसमें न्यूअर थेरेपीज लाते रहेंगे ताकि हम अपनी लीडरशिप पोजीशन को वहां पे मेंटेन रखें। इसी तरीके से जब आप हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो नॉर्वेस हमारा ब्रांड है, ग्लोबल रिसर्च ब्रांड है। तो उस साइड पे भी वी वांट टू मेंटेन आवर लीडरशिप पोजीशन, इसीलिए वहां पे हमने डुअल कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल लॉन्च किया जो कि एमलो का था। उस मेडिसिन का नाम नॉर्वेस वी है। इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी दैटवर्ड, दैट इज ऑन ट्रेजेक्टरी टू बिकम अनदर ब्लॉकबस्टर। इसी तरीके से वुमेन हेल्थ केयर में सप्लीमेंटल और हार्ड कोर थेरेपीज हमारे पास है। वहां पे जहाँ पे हमारा ऑसनेट डी सप्लीमेंटल थेरेपी में खवातीन में बहुत इस्तेमाल होता है, तो कल को आपको ये मल्टी माइक्रो सप्लीमेंट भी नजर आएंगे इंशाल्लाह। जी जुनेद। Next question is from Adil. He is asking, how much have you paid for Viagra and Xanax rights? ओके,
जेनेक्स और वायग्रा के राइट्स के लिए डायरेक्टली एजीपी ने कुछ पे नहीं किया। ये ग्रुप लेवल पे इसकी पेमेंट हुई है, तो आई थिंक वो हमसे पर्टेन नहीं करती, तो इट शेयर इट है। द बेस्ट न्यूज इज के we are the ones who are going to market, and we are the ones who's going to penetrate in the market with these products, given our resources, given the significant workforce that we have, और वो बहुत ज्यादा penetrated है into the market, and we believe कि हम उसे जब capitalize करेंगे तो आपको bottom line में एक significant addition इंशाल्लाह नजर आना शुरू होगा because of our marketing efforts on this side. The next question is from Abdullah Umar Khan Lodi. He has raised his hand. तो अब्दुल्ला साहब आप काइंडली अनम्यूट करके प्लीज सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब एंड मैनेजमेंट, थैंक यू फॉर द डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। मेरे दो सवाल थे। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू योर न्यू लॉन्च ऑफ वाइग्रा। तो इसका जो आपने 1 बिलियन का मार्केट जो बताया कि ब्रांड की वैल्यू हो सकेगी, बट ओवरऑल मार्केट साइज क्या है इसका? क्योंकि आई थिंक सिंस 2025 मैनी लोकल ब्रांड्स हैव बीन लॉन्च इन द सेम कैटेगरी। तो ओवरऑल इसका मार्केट साइज क्या और एजीबी इसको क्या टारगेट कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला, एक्सेलेंट क्वेश्चन। और पहले यह है कि इसका जो मार्केट साइज एक साल में डेवलप हो रफली 400 से 500 मिलियन करीब है, जो कि अभी तक आया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मॉलिक्यूल बताते हैं ना लोगों को, कि पाकिस्तान में पहली बार ड्रैप ने पॉलिसी दी कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं कि आप किसी को जाके कहना सिल्डनाफिल का मॉलिक्यूल लेना है या टेडेलिफिल का मॉलिक्यूल, के दोनों ईडी में प्रिस्क्राइब होते हैं, या आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाएं वो भी आपको दवाई लिखेगा। तो वो दवाइयाँ 500 मिलियन का नंबर एक मार्केट में आने में विद इन 1 ईयर, इट इज वेरी वेरी गुड, टेल्स यू अ लॉट अबाउट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल वाइज इट इज एक्सीलेंट। हमें इसमें एज ये मिलेगी कि वायग्रा किसी को बतानी नहीं पड़ती। तो वायग्रा इन इटसेल्फ, कई लोगों को लगा ये कि पाकिस्तान में शायद इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पहली बार ये, कि ऐसा नहीं है, ये एक साल पहले लॉन्चेस हो गई थी, एंड वी आर कमिंग एन ईयर आफ्टर। बट बिकॉज ऑफ द ब्रांड इक्विटी, बिकॉज ऑफ द नेम, बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोबल अपील, एंड इट्स अ हाउस होल्ड नेम, लोगों को आपको ये नाम बताना नहीं पड़ता इस दवाई का, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो इसलिए हम समझते हैं कि जहां वहां पे उस मार्केट की ग्रोथ या उस मार्केट के साइज को करने में बेसिकली मेन ड्राइवर कल को वायग्रा बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट एंड हेंस वी एंटिसिपेट कि वो पूरी मार्केट एक साइड पे ग्रो कर रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हमने बड़ी मेहनत से इसके जितना बिजनेस प्लान है उसको भी डिजाइन किया है। बाकी ऑब्वियसली यू कैन स्ट्राइव, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन प्रे टू लॉर्ड ऑल माइटी कि ही एक्सेप्ट्स कि आपने जो मेहनत की है उसका। पाकिस्तान में अगर आप देखें, डायबिटिक पॉपुलेशन इज ओवर 30%, दैट इज रिपोर्टेड। ये रिपोर्टेड नंबर अगर 30% से ऊपर है, अनरिपोर्टेड शायद 40 हो, 45 हो, 50 हो, पे डायबिटीज आती है, वहां इनवेरिएबली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है, जिनको पाकिस्तान में इस मेडिसिन की एक्सेस नहीं मिलती थी। तो पिछले एक साल में मिलने शुरू हुई है, एक साल में इसकी अवेयरनेस बनना शुरू हुई है। लेकिन ऑब्वियसली वो ब्रांड जो हैं वो अपने जेनेरिक नाम से लॉन्च हुए हैं, तो लोगों को उनके नाम के बारे में नहीं पता होता। सो दिस ब्रांड, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड इक्विटी एंड बिकॉज ऑफ इट्स नेम, सो इट इज ऑलरेडी हैज गॉन वायरल एवरीवेयर। So we hope that we will be able to capitalize in a big way on this. Thank you. थैंक यू सर। दूसरा जो क्वेश्चन था वो इट वाज पर्टेनिंग टू जो ट्रांजैक्शन हो रही है। जो मेरी असेसमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आई थिंक जो ओबीएस फार्मा का जो एडिशन हुआ है उसकी वजह से अगर वो नहीं होता तो आई थिंक जो अदर टू कंपनीज की आप लोग शेयर इशू करें तो ज़्यादा ईपीएस का इम्पैक्ट ज़्यादा पॉजिटिव होता है आई थिंक। सो ओबीएस फार्मा की जो एडिशन है वो किसी हद तक उस इम्पैक्ट को जो है वो डाइल्यूट कर रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक इट्स लोअर प्रॉफिटेबिलिटी विच आई गेस एट 13 to 14% नेट मार्जिन पे है। तो व्हाट वाज द कोर रीजन बिहाइंड एडिंग द ओबीएस फार्मा इन द ट्रांजैक्शन? बिकॉज अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर दूं तो आई थिंक ईपीएस इम्पैक्ट वुड हैव बीन मच हायर। अच्छा, दुना बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आई थिंक डू यू डू रिसर्च? आपका बैकग्राउंड क्या है? आप किसी जी जी सर रिसर्च। रिसर्च? सॉरी? जी जी सर मैं रिसर्च का बैकग्राउंड है बट आई एम अपेयरिंग एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर राइट नाउ। ठीक है। तो अब्दुल्ला, यू नीड टू सिट विद आवर सीएफओ। सीएफओ आप शेयर कर लीजिएगा अपनी डिटेल्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओबीएस फार्मा हैज बीन एक्वायर्ड एट अ मच
जैसे कहते हैं ना लेसर न, जो कि इंडस्ट्री का बेंचमार्क है उससे बहुत नीचे है, तो ये भी वैल्यू एडिशन और सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन पे खड़ी हुई है। आप इसको ब्रेक डाउन भी करेंगे तब भी आपको नजर आएगा कि ये वैल्यू है। आज के दिन में जब आप शेयर होल्डर हैं, इमेजिन करें कि एक कंपनी जो कि इस साल के एंड में अपना प्रॉफिटेबिलिटी 2 बिलियन प्लस अगर दे दे, और वो 17.5 बिलियन की वैल्यू 18 बिलियन की वैल्यू पे हो रही हो, तो यू कैन डू द नंबर एंड मैच योरसेल्फ। कह रहे हैं ना कि 10.4 एक्चुअली इस मल्टीपल पे इनकी एक्विजिशंस हुई हैं, तो उसमें ओबीएस फार्मा भी इन्हीं रेंजेस के अंदर है जिस रेंजेस के अंदर ओबीएस एजीपी और ओबीएस पाकिस्तान। इनकी रेंजेस में कोई खास फर्क नहीं। अंडरस्टूड सर, मेक सेंस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एंड फाइनली इसके एडिशन से अब्दुल्ला आपके लिए कमेंट में मैं एडिशन करूंगा। देखिए, फार्मा सिर्फ अर्निंग मल्टीपल पे नहीं चलती, फार्मा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्राइस टू सेल्स। सेल फार्मा में आप एक टॉप पे मैट्रिक्स रखते हैं। व्हाट ओबीएस फार्मा इज दैट इट गिव्स यू अ मैसिव इंक्रीज इन टर्म्स योर ऑफ योर टॉप लाइन। अगर मैं 27-28 अरब की टॉप लाइन पिछली देखूं और 9 अरब की इसकी देखूं, तो 30% लाइन इफेक्टिवली 1 जनवरी 2026 से एजीपी का बढ़ा दिया। और जहां मैं वो देखूं तो उसके साथ ही एजीपी ने अगर 3.7 बिलियन दी थी, तो इसकी 1.4 उसमें ऐड हो रही है। सो 3.7 से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के 5.7 पे जा रही है, जिसमें इसकी तरफ से आ रहा है, बाकी 600 मिलियन ओबीसी सीजीपी और ओबीसी पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट इन तीनों कंपनी का मिला के बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट एक्चुअली ओबीएस फार्मा की वजह से है, बोथ इन टॉप लाइन एंड बोथ इन बॉटम लाइन। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कमेंट से ले लेते हैं। इट्स फ्रॉम, इसके बाद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अदील इन फ्रॉम कमेंट सेक्शन। उनका कहना ये है कि इन फर्स्ट क्वार्टर स्टॉक एंड ट्रेड हैज इंक्रीज टू ओवर 4.6 बिलियन और ड्रिवन बाय 58% स्पाइक इन रॉ मटेरियल इन ट्रांजिट। Is this a strategic build-up of the raw material to manage future cost and supply risk, or does it reflect slower demand and inventory movement in the market? जी, इसमें स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बिल्कुल था, क्योंकि जिस जगह हम प्राइस एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि वहां पे बढ़ने का इम्कान हो, तो हम वहां पे उसके इन्वेंट्री लेवल्स को। सो दैट इज वन पार्ट। सेकंड, ऑब्वियसली जो जो आपकी सेल्स की नंबर बढ़ते चले जाते हैं, आपके स्टॉक एंड ट्रेड जो है या इन्वेंट्री लेवल जो है वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। सो हम फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक साइड हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई प्राइस इंक्रीज और हमें पता हो कि इसने 3-4 महीने में मूव कर जाना है, तो उसकी प्राइस एस्टिमेट करके अकॉर्डिंगली अपना सेफ्टी लेवल स्टॉक और अपनी जो हमने अपनी प्रोक्योरमेंट करनी होती है उसके अंदर एक एडिशन रख लेते हैं, ताकि हमें उसका एक बेनिफिट जो है वो मिले। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम असद अमीन। सर असद अमीन, आप प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ लें। जी असद अमीन, सॉरी आपकी आवाज बहुत डिस्टॉर्टेड। Hello, hello. Am I audible? जी जी पूछें। नाउ यू आर। जी। अच्छा, first of all, thank you so much for the great presentation. It was indeed a valuable session. अच्छा, मेरे दो सवाल थे मर्जर से रिलेटेड। एक तो आप लोगों ने ये कहा कि जो पोस्ट एमलगेशन है वो आपकी जो पैट है वो 5.6 बिलियन का है। अगर मैं उसको 388 मिलियन शेयर से डिवाइड करूं तो ईपीएस 14.4 की आ रही है। तो हम ये 14.7 के नंबर पे किस तरह पहुंचे, अगर आप उस पर थोड़ी क्लैरिटी दे सकें। प्लस अगर आप ओबीएस फार्मा के सीवा 25 के अगर ऑडिटेड नंबर्स दिखा सकें तो शायद उससे बेहतर हमें समझ आएगा। सेकेंडली जो मेरा सवाल है वो ये है कि मैं आपकी मैनेजमेंट कॉल जब सुन रहा था तो जो 7.5 मिलियन की एडवांस स्टूडेंट से जो आपने नेगेटिव एडजस्टमेंट की है वो आपने कहा था कि 1.5 बिलियन का एक डेट है जो एडवांस स्टूडेंट से आपने एजीपी के बुक्स पे ले लिया है। तो अगर मैं 1.5 बिलियन को 7.5 मिलियन शेयर से डिवाइड करूं तो वो अगेन 200 की प्राइस पे आ रहा है, जो कि एक हायर मल्टीपल है। तो वो डील आपने किस ट्रांजैक्शन पे की है उस पर भी अगर आप थोड़ी एलेबोरेट कर सके ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिल सके इस पर। ठीक है। अच्छा, पहला आपका सवाल ये था कि आपने नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड किया, आपको 14.4 मिला। ये देखें, ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये 2025 के नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि okay, ये 2026 के नंबर नहीं है। वो 14.4 आपकी एक्चुअली जो 13 हमने ऑफिशियली रिपोर्ट की थी लास्ट कंसोलिडेटेड एनुअल रिजल्ट पे,
वो कंपनी एमलगमेशन होगी तो वो 13.3 नहीं, वो 14.6 पे चली जाती है। सो दिस वैल्यू एडिशन या ईपीएस एक्रीशन डे वन पे आ गई है, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव है, ये प्रोस्पेक्टिव की बात नहीं हो रही। तो आपकी बेस स्टार्ट ही 14.6 से हो रही है, और हम उसको 19-20 पे इस साल के एंड में ले जाने की बात कर रहे हैं। सो वो 14.6 से जब स्टार्ट होगी तो 19-20 तक लेके जानी है हमने द टारगेट, विच इज के आपकी जो बॉटम लाइन ईपीएस है तकरीबन 50% से आप उसको ग्रो करने में कामयाब हो। बाकी वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम इसको फ्यूचर में अटेन कर सकें। ये नंबर्स हैं और ऑडिटेड हैं, तो वो हमने आपसे वैसे शेयर कर लिए। दूसरा, प्रेजेंटेशन के अंदर जुनेद हमने 31 दिसंबर की नहीं दिखाई, अ, ओबीज फार्मा की हमने हमने फर्स्ट क्वार्टर 2000 फर्स्ट क्वार्टर दिखाया था। अगर आपके पास हो जरा ढूंढ लीजिएगा, वो भी लगा देंगे, मैं इनके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे दूं। सॉरी असद, आपका सेकंड क्वेश्चन वाज, सर एटकिन रिमाइंड मी। एडजस्टमेंट। एटकिन एडजस्टमेंट, अच्छा। असद, एटकिन एडजस्टमेंट ये थी कि वहां पे एक तकरीबन 2.985 बिलियन का एक बोरिंग थी, स्पेसिफिक टू ओबीएस फार्मा, और उसके अगेंस्ट ओबीएस फार्मा से तकरीबन को 1.5 बिलियन का रिसीवेबल था। दोनों को नेट करें तो 1.5 नेट एसेट साइड पे आपको ज्यादा मिलता है, हेंस उसको एटकिन स्टूवर्ट को 7.4 मिलियन शेयर्स कम इशू होंगे। अगर हम इसको एडजस्टमेंट ना करते, या फर्ज करें कि हम एटकिन को शेयर्स इशू कर देते और डेट वहीं रखते, तो इसका नुकसान एजीपी को ये होता है कि मुझे डेट नीचे आने से जो टैक्स शील्ड मिलती है, जो कि मेरी ईपीएस के अंदर एक अच्छी एडिशन करती है, मुझे वो ना मिलती। सो इट वाज डिस्कस्ड एंड डिलिबरेटेड कि इसको अगर नीचे ले आए तो उसका फायदा कि आज के दिन में हम इस डेट के ऊपर टैक्स शील्ड अपनी बेहतर कर लेंगे। सर्विसिबिलिटी का तो उसका वैसे ही कोई इशू नहीं था फ्रॉम डे वन। सो दिस इज वन पार्ट। सेकंड, जो ट्रांजैक्शन हो रही है दैट इज एट अ रेट ऑफ पर शेयर जो 195 या 193 है, क्या है एग्जैक्टली नंबर? 95 193.3 193.3। 193.3 is the value at which the transaction is taking place। ठीक है जी। 193 देखने का तरीका, जैसे आप देख रहे हो आज के दिन में, आप खाली एजीपी भी देख रहे हो, ये सारी एंटिटीज कंबाइंड के ऊपर 193.3 के हिसाब से ये एडजस्टमेंट पड़ी है। सो वो जो डेल्टा आप ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली जब सारी एंटिटीज को कंबाइन करते हैं तो डेल्टा ऑब्वियसली वहां पे निकल आता है, क्योंकि आप जो आज की शेयर प्राइस देख रहे हो आज के दिन में अगर 190 रुपए है, सो दैट इज ओनली एजीपी एंड इट्स यूनिट्स। बाकी प्राइस में भी अगर आप देखो तो एजीपी का शेयर अब से एग्जैक्टली 1 महीने पहले इसने हाई लगाया था 258 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 257 256 कोई ऐसा हाई था। और उसके बाद 240 235 230 पे ऑपरेट करता रहा। आज के दिन में जो आप शेयर प्राइस देख रहे हैं, एक्चुअली तो ये शेयर प्राइस जो है, ये तो इट्स मोर ऑफ एन इफेक्ट ऑफ द वॉर नेक्स्ट डोर, जिसकी वजह से मार्केट में मल्टीपल्स के अंदर डाउनवर्ड रिविजन आई। अब उस डाउनवर्ड रिविजन ने, इन माय व्यू, द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द वॉर सिचुएशन, तो ये डाउनवर्ड रिविजन जो है, जो मल्टीपल अगर 16 का चल रहा था वो आज के दिन में 14 पे आ गया हुआ है। ये 14 से 16 जो है, ये तो उसको एकदम ही हो जाना है, क्योंकि नेचुरली हम स्टॉक मार्केट को इतने अरसे से देखते हैं, और वो प्राइस बहुत जल्दी कर लेती है किसी भी प्रॉब्लम को, विच इज द वे मार्केट्स वर्क। वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट एंड नोबडी शुड हैव। तो मार्केट जब किसी प्रॉब्लम को देखती है तो उसने उसको बिल्ड कर लिया। मार्केट ने तो भी जो बिल्ड किया हुआ है वो किया हुआ है यहाँ से 2-3% ऊपर। ठीक है। अब अगर योर सिचुएशन नेक्स्ट डोर इम्प्रूव्स और ये वॉर बंद हो जाती है, जो कि लाइकलीहुड यही है कि इसने बंद हो जाना, आप सीज फायर में देखें कि पाकिस्तान को तेल भी आ रहा है तो तेल की शॉर्टेज नहीं हुई। पाकिस्तान को एलएनजी आनी थी, वो भी पहुंची। पाकिस्तान को अब अनकंफर्म न्यूज से पता चला कि ईरान से भी पाकिस्तान की एलपीजी लेवल ट्रेड होना शुरू हुई है, तो वो भी हो रही। सो पाकिस्तान में ऑयल क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ सप्लाई साइड, जो शॉक हम समझ रहे थे कि आएगा, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं आया। लेकिन मार्केट ने अभी इसको अपनी रिवीजन में इस तरह नहीं किया। ऑब्वियसली मार्केट वुड लुक फॉर अ फर्म न्यूज कि सबसे पहले ये 60 फायर है ये एग्री हो जाए, और उसके बाद they would agree on a framework. So once you are at 60 days ceasefire, then everything becomes history, because इतनी बड़ी चीजों को ऐसे मोबिलाइज करना, सीज फायर करना और वापस चले जाना, उसका फिर रीइग्नाइट होने का इम्कान जो है वो मतलब है कि उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत ही मिनिमल रह जाती है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, टैक्स शील्ड को तो आप एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो हम अदील का क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो रेवेन्यू में हमारा डिप आया है 4% क्वार्टर टू क्वार्टर,
He's saying कि उसका reason is discount, which is allowed during the quarter. So could you please explain the reason behind these elevated discounts, and should we expect this pressure on the profit margin? जी। सो किसका क्वेश्चन था ये, सॉरी? अदील। From Adil जी। हाँ जी। सो अदील, जवाब तो मैं इसका दे चुका हूँ सारी, उसमें आपका क्वेश्चन पहले पोस्ट होगा। नेचुरली एक मिक्स में भी बड़ा फर्क होता है। कभी आपको इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल के अंदर, ऑडिट के अंदर हमेशा डिस्काउंट ज्यादा होता है। सो जिस महीने में इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर बड़ा हो जाए, अब आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस महीने मिलेगा, किस क्वार्टर में मिलेगा। नॉर्मली इट इज द इंस्टीट्यूशनल बाइंग। जब उसको लगेगा कि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, उसने लॉक किए होते हैं रेट 1 साल के, और वो किसी भी टाइम पे आके आपसे वो ऑर्डर प्लेस करके वो ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे एक डिस्काउंट का पैटर्न आपको नजर आता है। प्लस कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनकी ट्रेड ऑफर्स जाती हैं। अब जिस पीरियड में ट्रेड ऑफर स्टार्ट हुई, उसमें डिस्काउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा। बाय द टाइम आपने 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर गुजारे, तो वो टेपर ऑफ होकर नीचे आ जाता है। सो फार्मा को मैं हमेशा कहता हूँ कि 12 महीने पे पूरा असेस करना चाहिए। फार्मा को क्वार्टर टू क्वार्टर कभी रीड मत करें। इसलिए ना करें क्योंकि फार्मा में प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, सेल मिक्स उस क्वार्टर में कैसी है, उस क्वार्टर के एक्सटर्नल चैलेंजेस कैसे थे, सीजनल इम्पैक्ट कैसे थे, ये सारे मिला के आपने एक व्यू लेना। आप 12 महीने पे लें, क्योंकि 12 ही आपका व्यू जाके है वो किसी +- 5-10% रेंज में बैठेगा। क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लक्चुएशन आपके लिए कभी ज्यादा भी हो सकती है, और कभी सरप्राइज भी निकल सकता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे अदील, अभी जो इंस्टीट्यूशनल का कंट्रीब्यूशन है इज 9.5% इन दिस क्वार्टर। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 5%। तो मिक्स की वजह से डिस्काउंट्स में डिफरेंस है। एंड सिमिलरली एक्सपोर्ट्स भी हमने इस क्वार्टर में हायर रखी थी, जो कि लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है, तो उस पर भी डिस्काउंट होता है। तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द मिक्स। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपा जसवानी। She's saying कि management has highlighted cost synergies from the merger. Can you quantify the expected annual saving from the consolidation of procurement, logistic, and admin functions? AGP already has industry-leading margins of 59%. Do you see further margin improvement post-merger, and what is the new targeted margin? अच्छा जी। वन, हमने कोई भी प्रोजेक्शन किसी के साथ स्पेसिफिकली शेयर नहीं की, एंड वी आर कॉशियस ऑन दिस साइड, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इन्वेस्टर ब्रीफ में कोई मैं एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं और वो मुझसे ना डिलीवर हो, तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जैसे कहते हैं कि हम ओवर अचीव करें इंस्टेड ऑफ अंडर अचीविंग। और वो भी पॉजिटिव सरप्राइज फॉर द शेयर होल्डर्स रह गया कि उनकी इनकम में अच्छी रिफ्लेक्शन है। सो दिस इज द वे दैट वी हैव ट्राइड टू वर्क। और इसमें हम मोर देन 90% हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं। कभी कभार ऐसा हुआ है कि जो हमने एस्पायर किया वो हम नहीं अचीव कर सके, लेकिन वो ना अचीव करने के पीछे अब तक विद 99% जिसे कहते हैं कि एविडेंस, उसमें मैनेजमेंट की गलती नहीं होती थी, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले कर जाते थे जो कि पे आपके कंट्रोल में नहीं होते। तो दैट्स वन पार्ट। सेकंड इज कि जहां आप बात कर रहे हैं कि कितने आ सकते हैं, उसको क्वांटिफाई करके क्या बनेगा, ऑब्वियसली मैं करने से गुरेज इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपका मर्जर इफेक्टिव होते होते इस साल के एंड में हम पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वार्टर में। तो उसकी जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन आपको नजर आनी है वो नजर आएगी उसके बाद। और मगर दिस वुड बी अ वेरी गुड नंबर एट द एंड ऑफ द डे। जुनेद, यही क्वेश्चन था ना, या इसमें कोई पार्ट मैंने मिस किया? नहीं सर, यही क्वेश्चन है अच्छा। अबाउट सिनर्जीज एंड द जीपी मार्जिन्स। जीपीएन में जो हमारा टारगेट है वो हमारा होता है कि 60% +- 5% हम इसके आसपास रहे। ऑलरेडी बहुत हाई है, तो इसको फर्दर इंक्रीज करना हम बड़ा सोच के करते हैं कि काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। देखिए, बाज औकात आप कोई मेडिसिन की प्राइस ऐसी रख लें कि जिसकी वजह से आपके वॉल्यूम गिर जाए। हमारे बहुत सारे पीयर्स हैं जिन्होंने वैल्यू ग्रोथ पोस्ट की है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक सीरियस उनकी डिप आई है। तो वी एज मैनेजमेंट वी ट्राई कि आप उसको ऐसे बैलेंस पे ले जाएं कि आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हमेशा सस्टेनेबल रहनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। और प्राइस पास ऑन आप सिर्फ तभी इफेक्ट कर रहे हो जब आपको ये पता हो कि ये मेरे वॉल्यूम को इम्पैक्ट नहीं करेगी, या सिचुएशन आपके लिए इनएविटेबल है, सच एज कि आपके जीपी मार्जिन लो हैं, आपको उनको इम्प्रूव करना है। और नंबर टू, आप अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉस्ट इनपुट बहुत बढ़ी हुई है, आपने उसको एड्रेस करना है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, चीजें बहुत ऐसी हैं कि जो कि आपको बॉदर करती है। ओनली देन यू शुड लुक एट प्राइस इंक्रीजेस। प्लस मार्केट में कंपटीशन क्या कर रहा है। अगर मेरा कंपटीशन एक मेरी जैसी दवाई को मुझसे 10% ऊपर बेच रहा है,
तो ऑब्वियसली मैं फिर उस गैप को फिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसको वहां तक करूंगा कि मैं प्राइस में रेलेवेंट रहूं, मैं इररेलेवेंट नहीं हो सकता. सो दीज आर द स्ट्रेटजीज दैट वी डिस्कस एंड वी थिंक बिफोर वी कंक्लूड एनी पॉलिसी. थैंक यू. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपा एंड अदील। दोनों की तरफ से जो अदर हमारे इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोर्ट रिलेटेड स्ट्रेटजीज हैं उससे रिलेटेड सवाल है कि 26-27 में इससे रिलेटेड रेवेन्यू क्या रहेगा, एंड अफगानिस्तान में फर्स्ट क्वार्टर में जो हमारी रिकवरी रही वो क्या रही, आगे उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या प्री डिस्रप्शन ऑफ अफगानिस्तान सेल हम वापस रिवाइव कर सकेंगे या नहीं, और आगे किन कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। देखिए 31 कंट्री जो हम कमर्शलाइज कर रहे हैं उसमें मोस्टली अफ्रीकन है, सदर्न अमेरिकन है, बस फ्रैंकोफोन कंट्रीज हैं, सेनेगाल ये वो, और 31 कंट्रीज हैं, इनको हम कहते हैं लीस्ट, जैसे कहते हैं ना, LDC, LDC, least developed country. एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड. So least developed countries from the compliance level perspective, because जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पे फिर अगर आपका प्लांट अगर से फॉर एग्जांपल ईयू जीएमपी क्वालिफाइड नहीं है या आपका प्लांट एफडीए नहीं है तो फिर आप डेवलप्ड कंट्रीज में जा नहीं सकते. पाकिस्तान में ईयू जीएमपी एफडीए अप्रूव कोई भी प्लांट नहीं है. एटमैक्स लोगों ने इस वक्त पिक्स अप्रूवल ली है, पिक्स अप्रूवल के बाद डब्ल्यूएचओ कंप्लाइंस पे गए. सो हम इस वक्त लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को सर्व कर सकते हैं, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी हम वहां पे हैं जहाँ पे हमें इंडिया से स्टिफ कंपटीशन मॉलिक्यूल्स में ना मिले. एज ए जनरल स्ट्रेटेजी आपको बता, गिवन दैट सर्कमस्टेंसेज ऑब्वियसली जो 31 मार्केट्स कमर्शलाइज हो रही हैं, इनको कमर्शलाइज होते होते यहाँ से 12, 14, 15 महीने लग जाएंगे और 2027 में कमर्शलाइजेशन पूरी होगी. शुरू में इनकी ऑफटेक छोटी होती है, लेकिन इन द नेक्स्ट 3 to 5 years जितनी आपको अफगानिस्तान की सेल हमारी स्टैंड अलोन 3 अरब नजर आती है ना, ये 3 अरब प्लस पे ये 31 मार्केट है इंशाल्लाह ये अकेली पहुंची होंगी, या इससे बड़ा नंबर बन जाएगा इनका. तो दिस इज द स्ट्रेटेजी, और हम चाह भी ये रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू अगर एक्सपोर्ट में अभी 7-8% एक्सपोर्ट का नंबर है, हम चाहते हैं कि हम इसको साल में कोई डबल डिजिट्स में ले जाएं. आइडियली इट शुड बी समवेयर अबाउट, बट दैट्स अ वेरी हाई नंबर क्योंकि आपकी लोकल सेल बढ़ रही होती है. मगर दिस इज द टारगेट दैट वी हैव सेट इन आवर माइंड. होपफुली विद द कमर्शलाइजेशन दैट वी आर डूइंग वी विल बी एबल टू गेट देयर. अफगानिस्तान पे लास्ट ईयर की सेल का अबाउट 50% तो हम इस साल में कर चुके हैं. होपफुल कि इंशाल्लाह मिनिमम साइड पे वो होना चाहिए. ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट वी डोंट कंट्रोल, बट जितनी न्यूज हमें अब अफगानिस्तान बॉर्डर पे आ रही है in terms of border reopening, they are soft news. Soft news is in the sense कि अफगानिस्तान हैज अ बिग हेल्थ क्राइसिस डेवलपिंग, जो कि जून के बाद सवेयर हो जाएगा. उन्होंने कोशिश की कि वो इंडिया की तरफ जाए, मटेरियलाइज नहीं हो सका. उन्होंने उज्बेकिस्तान से बॉर्डर ओपन करके ट्राई किया, 5 times द प्राइस ऑफ मेडिसिन इन पाकिस्तान, तो वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है. चाह बहार जिस तरीके से इंडिया उसमें से निकल गया और वो जो बंद हुआ और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, सो अफगानिस्तान इन टुडेज डे दे डू नॉट हैव एन ऑप्शन बट टू सिट विद पाकिस्तान, जो कि बैकडोर इनकी चल भी रही है, बहुत सारी चीजें इनकी तय भी हुई हुई हैं. उसके अंदर इस बॉर्डर का खुलना हमें लगता है कि इट इज वेरी लाइकली दैट इट विल हैपन, और अगर वो हुआ तो हमने जो बाकी 50% ऑफ द लास्ट ईयर है वो भी करेंगे, बल्कि उसमें ग्रोथ भी पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह अच्छी किस्म की. जी जुनैद. So next question is from Adil. He's asking any plans for acquiring Aspen Pharma 2 in the future. And सर्टेनली ये प्लान्स का हमारे शुरू में भी हिस्सा थे. जब हमने बेयर खरीदी थी लोग पूछते थे कि बेयर को लाएंगे इसमें कि नहीं लाएंगे और क्यों बाहर रखी. उस वक्त रीजंस डिफरेंट होते हैं. आज के दिन में मौका मिला तो ये आ गई. सो लेट्स होप इट्स द बोर्ड डिसीजन. मैंने उस वक्त भी कहा था कि बोर्ड इज कंटेम्पलेटिंग ऑन दीज थिंग्स अलोंग साइड दी मेजर शेयर होल्डर, उनकी डिस्कशन चलती रहती है. उस डिस्कशन का नतीजा ये निकला कि ये तो मटेरियलाइज हो गया, बट यू नेवर नो कि एस्पेन फार्मा भी जल्द या देर से वो भी मटेरियलाइज हो जाए. मैं इससे ज्यादा उस पर ज्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगेन इट्स अ बोर्ड मैटर. मैं पहले भी नहीं करता था कि यू होप फॉर द बेस्ट एंड वी विल डिलीवर द रिजल्ट्स. नेचुरली बनता है कि एस्पेन फार्मा को इन एवरी एनीबडीज असेसमेंट कि उसको भी इसमें आ जाना चाहिए. होपफुली लेट्स होप के कल को ये भी अगर बोर्ड ने अप्रूव की या उसके जो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं उन्होंने इससे एग्री किया तो यू कैन फाइंड इट हियर. बट aside of Aspen, हमारी जो spree है of acquisition, it is not going to stop. If we are going to find any asset that makes sense, that is available at the right price, that adds to our portfolio expansion and deepening,
that adds to taking us into various therapeutic classes where we want to strengthen ourselves even more. So we will not be shy in terms of acquiring and going after targets. This is one. लोग डिविडेंड पे सवाल करते हैं तो डिविडेंड पे भी पॉलिसी हमारी है कि इफ द मनी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एक्विजिशन देन ऑब्वियसली द शेयर होल्डर्स वुड कंटिन्यू टू गेट डिविडेंड्स, एंड जैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी तो उसको भी इंक्रीज होना चाहिए फ्रॉम द शेयर होल्डर्स रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू, but not at the expense of growth. If there would be any opportunity that signifies कि ये एक्विजिशन बनती है, इसमें ग्रोथ है, इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं, तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट. थैंक यू. उसके बाद फ्रॉम आदिल एंड ओमेहानी सेम क्वेश्चन है कि वुमेन हेल्थ केयर ओबीएस फार्मा में वुमेन हेल्थ पोर्टफोलियो है तो इसमें कितना एसेंशियल है कितना नॉन एसेंशियल है. नॉन एसेंशियल इज 77% एंड द रेस्ट इज एसेंशियल. उसके बाद सर क्वेश्चन है कि करंट ब्रेकअप क्या है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड लोकल का. तो अराउंड 60% इम्पोर्टेड है एंड 40% इज लोकल. उसके अलावा सर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इरम नूर जो पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज शेयर द करंट ईयर 25 रेवेन्यू ऑफ ओबीएस एजीपी एंड ओबीएस पाकिस्तान. तो दैट वाज इन द प्रेजेंटेशन, आप वहाँ पर इसको देख सकते हो, वहाँ पे इसका ब्रेकअप मौजूद है. बता दो ना 8.1 है. इट्स 8.2 फॉर ओबीएस एजीपी एंड 3.8 बिलियन फॉर ओबीएस पाकिस्तान. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शगुफ्ता जीएस ग्लोबल. Can employees, minority shareholder of subsidiaries and OBS Pharma sell their share at PSX at any time, or is there a time binding? Lock-in period. Lock-in period. There is a lock-in period of. There is a lock-in period. There is a lock-in period. जी, फौरन नहीं बेच सकते. There is a lock-in period. उसके अलावा सर अभी किसी और का क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द चैट बॉक्स, और इफ एनीवन वांट टू आस्क, इफ दे वांट टू रेज द हैंड्स और. Okay, there is another question. Is there any potential acquisition opportunity beside Aspen currently in the pipeline? सवाल है आपका. मैंने इसका लगा लिपटा जवाब दे दिया आपको कि एक्विजिशंस तो हम हर वक्त देख रहे होते हैं. तो आई मीन मार्केट हमसे, हम 8 एमएनएस कर चुके हैं. 9वीं एक्चुअली ये बाय वे ऑफ मर्जर आ रही है इसके अंदर. तो इनशाला अल्लाह ने चाहा तो आप आगे जाते भी देखते रहेंगे कि दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप. डिपेंड करता है कि वेदर दैट टू आवर ऑब्जेक्टिव्स, strengthens our portfolio, gives us access to new. ऑब्वियसली जिन चीजों में हम ऑलरेडी हैं और वहां बेहतर है, तो वहां पे कोई ऐसे जो कि उन प्रोडक्ट्स को डील करे जिसमें ऑलरेडी हम लीप्स एंड बाउंड्स में आ गए हैं, तो वी विल नॉट बी टारगेटिंग दोस. ठीक है सर. उसामा इलाही ख्वाजा साहब, आप प्लीज अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं. जी उसामा साहब. उसामा साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही जी है. आ रही है. सॉरी सवाल मेरा कोई भी नहीं है. बस मैंने कामरान साहब आपको और आपकी सारी टीम का थैंक यू करना था. आप लोगों की जो सीबीएस होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, बहुत फर्क है. आप लोग शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स की तरह समझते हैं. आप सवाल का जवाब जो होता है लोग बहुत लिमिटेड देते हैं. आप हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत डीपन कर देते हैं. तो बस उसका थैंक यू करना था. आप क्योंकि गवर्नेंस के आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो उससे लर्निंग भी बहुत होती है. थैंक यू उसका. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मच अप्रिशिएटेड. Sir, So there is Junaid, I think there is no there further. is no further question and there is no further hand raise. So we will take this session as concluded. We would like to thank you. I, on behalf of my entire team here, I would like to thank you once again for taking time out for us. Obviously, there are a lot of external challenges that the country is facing and also many industries are facing. And we are trying our level best to over. जाहिर है ये ऐसे साल आपको मिलते हैं जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा अनयूजुअल ट्रबल्स भी फेस करते हैं, बट द मैनेजमेंट इज अपबीट. वी विल फेस देम एंड वी विल कलर्स इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. एंड थैंक यू सो मच once again for taking out your time and being with us on our journey. Junaid, with this
we can conclude the presentation. Thank you, everyone. थैंक यू एवरीवन। और कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम उस पर आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। जुनेद, आप तो चैट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस या जो भी आपने डालना है वो डाल दें जी जी, फॉर पीपल टू टेक अ नोट। कॉर्पोरेट अफेयर सर। श्योर सर। जी ठीक है जी, हमने ईमेल शेयर कर दी है। आप काइंडली अपने क्वेश्चंस यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम वी विल इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड यू स्विफ्टली। थैंक यू एवरीवन।